नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मन की बात में। तो दोस्तों, हम इस चैनल पे जो भी अपने आम आदमी के मन में जो विचार आता है, हम अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में जो भी डिस्कशन करते हैं, वो डिस्कशन किस बारे में होता है? जो लगभग अपनी गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज आई है, जॉब के बारे में, मुद्दे जो भी होते हैं मार्केट के अंदर जो फिलहाल चल रहा है, उनके ऊपर जो भी एक आम आदमी सोच रखता है फ्रेंड्स, उस नज़रिए से हम यहाँ पर बात किया करेंगे इस मंच पर। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम अग्निपथ के बारे में। अग्निपथ स्कीम के बारे में आज अपन चर्चा करके देखते हैं ये कॉमन मैन के उसकी क्या जानकारियाँ है, क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, क्या उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। दोनों पॉइंट्स को अपन देखते हुए चर्चा करेंगे अच्छी। ठीक है, यानी एक नेग्लिजिबल यानी नेगलेक्ट होके भाई हम ना पॉजिटिव, अभी तक भाई उसके दोनों चीज़ें गिनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर लास्ट में देखेंगे भाई फ़ायदे हैं या नहीं है। तो ये सब चर्चा हम आप सब लोग के साथ करेंगे। ठीक है, तो गौरव सर आप बताइए मेरे को, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अग्निपथ स्कीम के ऊपर कि अग्निपथ स्कीम लाने का मतलब आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरत थी स्कीम को लाने के पीछे? देखो सर, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि अपना ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अपना डिफेंस बजट 3rd नंबर पे है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि अपने देश का डिफेंस बजट ऑल ओवर वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है। तो अब मैं इसकी बात बताता हूँ। मैं 1st नंबर पे USA, 2nd पे है चाइना और 3rd पे है अपना इंडिया। और अब हम इन सब के यानी कि भाई रक्षा बजट की बात करें तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई अपने इंडिया का रक्षा बजट 1 रुपये है तो चाइना का 4 गुना यानी 4 रुपये, और वहीं पे USA का 16 यानी चाइना के 4 गुना है। तो है तो 4 टाइम्स यानी है तो 3rd नंबर पे, लेकिन 1st और 3rd के अंदर भी बहुत ज़्यादा गैप है। फिर भी यार मेरा मानना तो यही है कि चलो ये इंडिया के लिए अचीवमेंट की बात है कि इतने ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर कम से कम 3rd नंबर पे तो यहाँ पे इसने अपनी स्टेज बना रखी है कि वो भी एक यानी कि भाई ग्रोइंग कंट्री है, भाई डेवलपिंग कंट्री है। अभी ऐसा नहीं कि भाई वेल डेवलप्ड है USA वगैरह की तरह, अभी काम निरंतर चल रहा है। तो जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया, तो अपने जो एक्स सर्विसमैन थे, रक्षा बजट का 50% उन सब लोगों की पेंशन्स में खर्च होता था। तो यही कहना है आर्मी का भाई वो उसको हम बचा के, जो 50% जो पेंशन में खर्च हो रहा था उसको बचा के हम अपने आर्मी को मॉडर्नाइज्ड करने में, नए नए इक्विपमेंट लेने में, हथियार वगैरह सब कुछ अपग्रेड करने में काम में ला सकते हैं। तो इसलिए ये अग्निपथ स्कीम लाई गई है भाई, जिससे सैलरी भी कम, पेंशन ना दी जाए तो वो सब रुपये बचेंगे। तो इसके बारे में आप बताओ। भाई मैं इसके काउंटर स्टेटमेंट ये रखना चाहूँगा दोस्त कि यार देखो, पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि गरीब घर के बच्चे जो हैं कड़ी मेहनत के बाद वो जो है सोल्जर्स एज सोल्जर अपने भर्ती होते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़े रिच फैमिलीज के बच्चे या पॉलिटिशियंस के बच्चे तो यहाँ आर्मी वगैरह में जाते नहीं है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगा यार कि अगर आपको कहीं से कटौती करके, ठीक है, और फिर मान लो पैसे बचाने हैं और वो डिफेंस सेक्टर में मान लो उसको एम्यूनिशन को मान लो मॉडर्नाइज करना है, जो भी कुछ करना है हमको, वहाँ से कहीं से पैसे चाहिए ना आपको। तो मेरा कहना ये है, मान लो जो पॉलिटिशियंस होते हैं अपने, ठीक है, उनके पेंशन को काटो यार आप लोग। ठीक है, वहाँ से काफ़ी एक अच्छा, उस सेक्टर से काफ़ी अच्छा अमाउंट मेरे ख्याल मिल सकता है। मैंने तो ये तक भी सुना है कि मान लो एक जो अपना MP वगैरह होता है, मान लो वो 3 कार्यकाल के लिए अगर वो सीट्स पर जीत जाता है या फिर मतलब कि सदन के अंदर रहता है तो फिर वो 3-3 कार्यकाल की जो पेंशन लेता है, एक की भी नहीं लेता वो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये बात। दूसरा एक चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जो अपने ऑफिसर लेवल के जो रैंकिंग के जो मीन्स ऑफिसर जो होते हैं अपने, ठीक है, आर्मी में भी, नेवी में भी और अपने एयरफोर्स के अंदर भी, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा मानना ये है, ठीक है ना, आमतौर पे कि भाई जो आमतौर पे क्या होता है कि जो ऑफिसर लेवल के जो रैंक होल्डर्स होते हैं वो अच्छे वेल एस्टेब्लिश हो जाते हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मेरा मानना ये है। ठीक है, तो उनको जो पेंशन देते हैं वहाँ से भी हम एक काफ़ी अच्छा जो कटौती कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से फिर अपने उस हिस्से को लगाए हम इसको आर्म्स एंड जो भी एम्यूनिशन उसको मॉडर्नाइज करने में लगाए, और भी जो भी कुछ करना है। इन बेचारे सोल्जर्स की यार क्यों आप इनके हस्ते से करते हो? इनका तो कम से कम पैसा नहीं काटना चाहिए हमें। सोल्जर की लाइफ यार वैसे ही काफ़ी रिस्की होती है, ठीक है ना, उसकी लाइफ का डेंजर होता है पूरा। तो मेरा मानना तो ये है उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और जितने हो सके उतने बेनिफिट सुविधाएं उसको देनी चाहिए। तो मैं तो यहाँ पर इस चीज़ को यही मानूंगा भाई, गलत है ये सुविधा। लेकिन आप यहीं पे ये भी तो देख सकते हैं भाई, जहाँ पे पहले 5 बंदे लग रहे थे वहाँ पे अब जो 10 या 15 लोगों को मिलेगा, जैसा कि आर्मी ने कहा है भाई पहले से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। तो उस बारे में यार ये कहने के लिए तो अच्छा है पॉइंट दिया, लेकिन मेरा मानना यही है कि बेरोजगारी की तो जो दर है ना वो कांस्टेंट ही रहेगी। कैसे कि मान लो आज तो ठीक है 1 बंदे लग गए, 4 बंदे लग गए नौकरी, लेकिन 4 साल का जो टाइम पीरियड है मेरे ख्याल से वो कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं है। 4 साल बाद तो फिर से उनको बेरोजगार होना ही है ना। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है ये बोल रखा है कि ठीक है भाई वो 25% वाला वो बात बोल रही 25% तुम रखेंगे, ठीक है, 75 घर भेज देंगे। मेरा मानना ये है, और मानना क्या, ये
बड़ी शातिरता से एक टर्म वहाँ पे इंक्लूड की गई है कि अप टू 25%, ठीक है। तो सर वहाँ पे अप टू 25% का मतलब है 0% लेके 25% तक में, अगर मान लो 0% का मतलब क्या हो गया कि एक भी बंदा अगर उन्होंने आगे प्रमोट नहीं किया, नहीं रखा उसको, ये और तो सारे के सारे अगर भेज दिए हैं, ठीक है, तो भी हम कुछ भी कानूनी तौर पे उसकी कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते मान लो, या फिर कहने के तौर पे मान लो 4 रख लिए, तो 0 से लेके 25% के बीच में हम कितने बंदे रख सकते हैं, उसमें कोई भी फिक्स नहीं कि 25 रखे नहीं ही पड़ेंगे उनको। तो ये भी बहुत से लोगों को पता ही नहीं है इस बात सही के में बारे में। ये तो बहुत विचारणीय समस्या है, और इसके बारे में जैसे लोगों को पता चलेगा तो और भी ज़्यादा आक्रोश फैलेगा। मैं और दूसरी बात मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा इसमें कि यार मान लो ठीक है आप अग्निपथ स्कीम चला रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, मतलब एक नए सिरे से एक भर्ती हो रही है, लेकिन मेरा कहना ये है यार उन बच्चों का क्या बेचारों का दोष है जो पुराने क्वालिफायर्स रहे हैं, जिनके लिए मतलब कि एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, ठीक है, फिजिकल उनका हो गया था, ठीक है, मेडिकल वेरिफिकेशन उनकी हो चुकी थी, ठीक है, उसके बाद बस उनका टेस्ट बच रहा शायद मेरा, ठीक है, अगर मैं ठीक हूँ तो बिल्कुल सही बात। तो उनका क्या दोष है? अब फिर से बेचारों को मान लो उन्होंने मिठाई बांट दी, ठीक है, मान लो किसी के रिश्ते भी हो गए थे, तय हो गए थे, भाई इसका तो नौकरी में पक्का जाना तय है, लेकिन अब वो फिर से वहीं पर 0 से शुरुआत करने के लिए उनको बोल दिया गया है कि तुम फिर से वापस उसी भीड़ के साथ खड़े हो जाओ और फिर से दोबारा सारा कुछ देखो इस अग्निवीर के अंदर। यार ये बिल्कुल गलत हुआ है। इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत भाई, कोई भी नई स्कीम लाते तो जिस समय में कोई स्कीम लाई गई है तो उसके बाद ही वो यानी लागू करते हैं, ऐसा नहीं कि उससे पहले की भाई 2-3 साल, पिछले 2-3 साल से पहले ही कोरोना से भर्ती नहीं हुए हैं, और जो कोरोना के समय से पहले के वो जब जिसके फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हो रखे उनका रिटन टेस्ट होना बाकी था, तो अब उनको continue कर सकते हैं। सही बात है, उनको तो कम से कम वो पहले वाली स्कीम के तहत ही भर्ती देना चाहिए था। तो अब भैया उस बारे में क्या विचार है भाई? मान लो अब जैसे एयरफोर्स के अग्निपथ की स्कीम से 8,000 के आसपास भर्ती आई है, यानी 8,000 आई है, तो 10,000 पोस्ट लोगों ने यानी कि अप्लाई कर दिए हैं, पहले दिन किया फॉर्म अप्लाई कर दिए फर्स्ट डे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे भाई? मान लो ये गलत है, लोग बाग विरोध कर रहे तो फिर क्यों इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं? यार इसका सीधा सीधा यही मतलब मेरे दोस्त कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मतलब कि ना खतरनाक लेवल पे पहुंच चुकी है बेरोजगारी। तो बच्चे जो है बेचारे गरीब परिवार के यार वो लाचार है, मजबूर है, बेबस, वो बेचारे करे तो करे क्या। मैंने खूब देखा है मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे मेरे दोस्त हैं, बेचारे BSc, ठीक है, MSc, MTech, ठीक, PhD तक कर रखे भाई साहब उन्होंने, और मान लो HSSC के अंदर D ग्रुप के फॉर्म उन्होंने फिलअप किए हैं इस आस के अंदर कि कम से कम D ग्रुप का तो उनको कुछ ना कुछ वो लेमर है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या है यार उनकी बेबसी है बेचारे की, वो करी अब तो वो सोच रहे हैं कि ठीक है कुछ ना से तो ठीक है 4 साल सही, लेकिन बात एक होती है हित की और हित की, तो मैं नहीं समझता कि उनके फेवर की बात है। अच्छा, लेकिन अब वहीं पे बात करते भाई, अब जैसे 4 साल और बाकी ये चीज़ भी अभी देखो तो फर्स्ट डे अभी जो टोटल इसके जब फॉर्म इसके जब टोटल इसके अंदर एप्लीकेशन अपन बाद में देख पाएंगे कि भाई पुराने स्कीम से कंपैरिजन करके कि पुराने टाइम के अंदर जब इस तरह की भर्ती होती थी तो उस टाइम कितने टोटल कैंडिडेट्स फॉर्म भरते थे और अब की बार कितने करेंगे, वो तो जब ये लास्ट डेट हो जाएगी इसकी वैकेंसी की जब देखते हैं उसमें। बिल्कुल सही बात है, लास्ट डे जाने के बाद ही पता चलेगा अब तक कितने फॉर्म अप्लाई किए गए। तो अब वहीं पे भैया बात करें तो भाई जैसे कि अब 4 साल उनको रोज़गार दिया गया, अब वो 4 साल बंदा कोई कंपनी में भी जाता है, कंपनी में मान लो कितनी सैलरी मिलती है 15,000 रुपये, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20,000 रुपये। 20,000 रुपये तो नहीं मिलती, सभी को पता है भाई। 20,000 रुपये सिर्फ जो एजुकेटेड MBA वगैरह कोई से भी डिग्री हो शायद मेरे ख्याल 15 से शुरुआत होती है इतनी, वो तो डिग्री पे मान लो कोई 12th करके, जैसे भाई अपना आर्मी वगैरह डिफेंस सेक्टर में तो 12th बेस पे ही जाते हैं, बट 12th वाले को किसी भी कंपनी में जाएंगे तो इतना कुछ वो नहीं मिलता। तो इसलिए भाई उनको रिटायरमेंट के बाद में जो भी 11-12 लाख के आसपास जो भी राशि मिलेगी उससे अपना वो नया स्टार्टअप वगैरह अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये फ़ायदा नहीं है क्या यार? ये कहने को वही वाली बात है, ठीक है ना, कि ये पॉजिटिव पॉइंट ठीक है कि लग रहा है कि ठीक है भाई कि कम से कम 12-1 लाख रुपए उसको एंड पॉइंट पे उसको मिल जाएंगे सैलरी उस पर, ठीक है। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा मैं यार कि पता क्या कि 4-4.5 लाख लोग, तो डाटा है न्यूज़पेपर के अंदर बकायदा आया हुआ था, ठीक है ना, कि 4-4.5 लाख रुपए तक की तो रकम लोग खर्च कर चुके हैं अपनी तैयारी के ऊपर अभी भी। उसके बाद फिर उनको देख रहे हैं आप लोग कि जो बेचारा भर्ती के बाद वो रह जाए, भाई हम तो दुआ करेंगे ठीक है 25% वाली कैटेगरी में रह जाए वो बंदा, तो उसको कह रहे हैं कि उसको कितने मिलेंगे उसको, हाँ 11 लाख के अराउंड उसको पैसे बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा अब ये देखो यार महंगाई जो है आज के टाइम में किसी चीज़ की कीमत घट तो रही नहीं है, फ्यूल की देख लो, ऑटोमोबाइल्स की देख लो, फल सब्जी दूध किसी की भी देख लो, हर चीज़ की कीमत जो बढ़ रही है बिल्कुल सही। 4 साल बाद भी जो आज मान लो 12 लाख रुपए के अपन वैल्यू के लिए चल रहे हैं वो तो उस टाइम और घट जाएगी ना उस टाइम तो मैं तो समझता है कुछ फ़ायदा हो रहा है इस बात से मैं बिल्कुल सहमत भाई। आज से आने वाले 4 साल में क्या 1 साल में ही बहुत ज़्यादा यानी प्राइस में हाइक आ जाते हैं प्राइस में। तो अब लेकिन फिर वही बात है भाई, आप जब अग्निपथ स्कीम से भर्ती होंगे तो खट्टर सरकार भी कह रही है, पैरामिलिट्रीज भी कह रही है भाई उधर उन सब लोगों को अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो उनको दिक्कत कहाँ है भाई? वही वाली बात है, खट्टर सरकार में ठीक है अपने CM साहब है, अब ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना ये
हिला लेते हैं अपनी जबान का कुछ, जबान तो किसी पकड़ी तो जाती नहीं है, ठीक है। अब मैं तो बस यही कहना चाहूँगा भाई कि सीईटी के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं एचएसएससी के अंदर, बिल्कुल। ठीक है, उसके अंदर अभी 8 तारीख तक ये ऐसे एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 15 लाख के अराउंड फॉर्म जो टोटल फिलअप करे जाएंगे, और ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है सीईटी, अगली बार से तो और ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, पक्की बात है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी अभी- फर्स्ट टाइम में जो यानी इतने फॉर्म फिलअप नहीं होते जितने भाई आगे आने वाले समय में होंगे। आगे जाके सिस्टम जो सेट हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ 15 लाख तो अभी भरे जा चुके हैं, ठीक है, पर मतलब भरे चले जाएंगे, मैक्सिमम 15 लाख हो जाएंगे, ठीक है। तो उनका तो हरियाणा सरकार के अंदर कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। मैक्सिमम वैकेंसी ज़्यादा कितनी निकाल देंगे यार, 25,000 निकाल देंगे, उन बेचार 15 लाख को तो कर लो यार तुम सेट, ठीक है। उसके बाद और डाटा है क्या कि पूरे ऑल ओवर मतलब कि इंडिया के अंदर हरियाणा जो है भाई सब टॉप में बेरोजगारी में, उसके बाद ये ऐसे बयान जारी कर देते हैं यार, मेरे समझ से बाहर है। तो ये तो सही में बहुत यानी कि अपने बेरोजगारी की दर कोई कम से कम इस डाटा कोई कि हरियाणा को टॉप से कम किसी 3rd 4th पोजीशन पे तो ले जाए कम से कम यार। और सीईटी के अंदर भी बहुत सारी वो स्कीम वगैरह लोचा वगैरह बताते हैं। सीईटी के नोटिफिकेशंस का भी काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है, उसके अंदर काफ़ी कुछ लोचा है, काफ़ी झोल है, उसके बारे में अपन कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे उसमें। हाँ ये बात सही है। और तो बताऊँ तो जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अब बस यही निष्कर्ष यही निकलता है कि भाई ये चीज़ इतनी ज़्यादा फायदेमंद अभी तो लग नहीं रही मेरे को तो। और आपको भी लग रही है, आप तो पूरे आपने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स दिए। आपसे सहमत हो गया हूँ मैं अभी थोड़ा सा ये देख के। तो अपन तो कॉमन मैन तरह चर्चा ही कर रहे हैं, ठीक है ना, ना अपन किसी पार्टी के फेवर में, ना अपन बीजेपी के सपोर्टर है भाई, ना किसी कांग्रेस के सपोर्टर है, जो आम आदमी यार जो सोचता है ना, अपन तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो वो ये देखो प्रोटेस्ट तो कर ही रही है दुनिया, ठीक है ना। तो लेकिन प्रोटेस्ट का जो तरीका है, जो फिलहाल जो स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स अपना रहे हैं, ठीक है ना, बसों को फूक रहे हैं यार, सरकारी संपत्ति को आग लगा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन ने काफ़ी जला दिए, पुलिस वाले बेचारे हमारे तुम्हारे जैसे भाई ये बेचारे उनको पीटा जा बिल्कुल रहा सही है। बात है, वो कई भर्ती हुए वीडियो वायरल हो रखी हमारे है। हम लोगों में से तो है। ठीक बात है। अब वही वाली बात है ना, एक किसी का मैंने इंटरव्यू भी सुना था, तो उसके अंदर पहली बात तो मान लो अब एचएसएससी के थ्रू मान लो मैं जा रहा हूँ, कांस्टेबल की भर्ती के थ्रू मैं कांस्टेबल बन गया, एसआई बन गया, तो यार मैं ही तो जा रहा हूँ पुलिस में, ठीक है ना, हमारे तुम्हारे जैसे भाई जा रहे हैं यार, उनको तुम पत्थरों से भगा रहे हो बेचारों को, फिर अच्छी बात थोड़ी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे और मैं ये भी कहना चाहूँ क्या कि मतलब अपने को तो सामान है सारी पब्लिक जो प्रॉपर्टी के, मान लो रेलवे में चले गए तो सही रेलवे बात है। वाला अपने को तो देखना है यार सिस्टम, ठीक है, पुलिस में चले गए तो वहाँ भी अपने तो लोग रहेंगे। तो ये सब जो तरीका है प्रोटेस्ट करने का मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कभी। बिल्कुल सही बात है। एक अच्छे तरीके से भाई चर्चा करके भाई कैसे किस तरीके से विरोध करना चाहिए या कहाँ पे अपील करना चाहिए, तो ये सब चीज़ करो, ऐसे दंगा फसाद मत करो। जैसे कि आपने एक भाई का वीडियो वायरल हुआ था, वो बेचारा रो रहा है, उसकी गाड़ी जला दी गई। तो हम सब लोगों को पता है, हम अपने सब आम आदमी हैं, मध्यम वर्ग अपने मीडियम फैमिली से बिलोंग करते, तो हमें सबको पता है कि भाई किसके पास कितनी गाड़ी है, कौन खरीद लेता है अपने जीवन में, सिर्फ एक गाड़ी खरीदता है। एक गाड़ी खरीदी जाती है, सबसे कहाँ खरीदी जाती है यार, और वो भी सभी नहीं खरीदते, सेकंड हैंड खरीदते हैं या भाई अपना एडजस्ट करते हैं भाई सभी कोई। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी अपना आम आदमी के पास तो यार एक गाड़ी दो गाड़ी ज़्यादा ठीक बात। और उसको बेचारे को फूक दी। पब्लिक प्रॉपर्टी देख के जाओ, बेचारे प्राइवेट प्रॉपर्टी फूक दी, बताओ किसी की, यार ये कहाँ का न्याय है यार, ये गलत है भाई तो लोगों, ये मत करो यार बिल्कुल भी, ठीक है ना। ठीक है यार तुम्हारा मन करता है यार भाई, ठीक है, वही वाली बात है और बेरोजगारी कुछ तो छोटो मान लो हम ही विरोध करें और हमारे गांव वाले की किसी गाड़ी फूक दी, तो मतलब अपनी गाड़ी भी नहीं फूकी, सिर्फ गांव वाले की फूकी। जब भी हमको ये लगेगा यार ये तो बहुत गलत हुआ, तो बेचारे को यार लॉस है, सभी को लॉस है भाई, सभी की मेहनत ऐसे खराब जाएगी। तो बस आज की चर्चा यहीं पे खत्म करनी चाहिए या और कुछ विचार? भाई साहब, आई लव इंडिया, ही लव इंडिया एंड वी लव इंडिया, ओके, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।